हेलो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, आप जानते होंगे जो हमारा हाईएस्ट पोजीशन है हमारे देश का सर्वोच्च पद यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एक आम आदमी, आम नागरिक हमारे देश का हो सकता है। वहां कोई राजशाही परिवार से मोनार्क होना जरूरी नहीं है। एक आम आदमी इलेक्शन द्वारा वहां चुन के भेजा जा सकता है। ऑफ कोर्स, जब इलेक्शन की बात करते हैं तो ये इलेक्शन एक, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, हमारे लोकसभा के इलेक्शंस, आम चुनावों की बात करें, तो ये इलेक्शन उस तरह से नहीं होते हैं। ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है इलेक्शन का। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो जो सर्वोच्च पद पे हमारे राष्ट्रपति जी बैठे हैं, वो वहां पर कैसे पहुंचते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनके पास क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और उनका कार्यकाल कितना रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आज इन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के जो अलग अलग राष्ट्रपति हुए हैं। हमारा जो आर्टिकल 52 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो सिंपल एक स्टेटमेंट बोलता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होंगे। और सबसे खास बात, आप जानते होंगे, कुछ राष्ट्रपति के बारे में आपको बता दूं मैं। हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हमारी जो सबसे पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी। और आज की डेट में आप सब जानते होंगे हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और सबसे खास बात, एक चीज और जो अक्सर क्वेश्चंस में जुडिशरी के एग्जाम में पूछी जाती है, कि हमारे देश के एक इकलौते राष्ट्रपति जो कि अनअपोज्ड, जिनके विपक्ष में कोई भी नहीं था, सर्वसम्मति से चुने गए थे, वो थे नीलम संजीवा रेड्डी जी। अब बात करते हैं दोस्तों हम इस इलेक्शन के बारे में। हमारा जो आर्टिकल 54 है संविधान का, वो इलेक्शन के बारे में बात करता है, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करता है। तो दोस्तों, हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होगा, जो उसका इलेक्शन होगा, उसमें हम आम लोग भाग नहीं लेते हैं जैसे कि हम आम लोकसभा के चुनाव में लेते हैं। इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। उसके मेंबर्स, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स ही राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मतदान कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसमें दो तरह के सदस्य होते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्य, किसके? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी हमारे जो संसद है, उसके जो दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उसके निर्वाचित सदस्य। दूसरी चीज, हमारे जितने भी स्टेट्स हैं पूरे इंडिया के, सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा मंडल के सदस्य। और दोस्तों, इसमें ध्यान देने की बात है, जब मैं राज्यों की बात कर रहा हूं, तो हमारे 70वें संशोधन 1992 में यह कहा गया था कि हमारा जो राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, यहाँ के निर्वाचित सदस्य, और पुदुचेरी जो कि केंद्र प्रशासित प्रदेश है, यहाँ के जो सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, वो भी इसमें मतदान में अपना भाग ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं नॉमिनेटेड मेंबर्स, दोस्तों आप सब जानते होंगे हमारे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में कुछ सदस्य अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स भी लिए जाते हैं। तो वो जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये तो सिंपल हो गया कि कौन भाग लेंगे। अब बात करते हैं कि इसका तरीका क्या होगा, इलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे खास बात, हमारा जो आर्टिकल 55 संविधान का, वो बात करता है कि इसमें सबको बराबरी का हक दिया गया है। बराबरी का हक मतलब कि हमारा जो केंद्र है, यूनियन जिसको संघ बोलते हैं हम, जो यूनियन के वोट्स की वैल्यू होगी, उतनी ही वैल्यू होगी पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, या जो केंद्र प्रशासित प्रदेशों की बात की, उनके वोट्स की वैल्यू दोनों की बराबर होगी। सबसे पहली बात। अब ये कैसे होगी, मैं अभी इसके ऊपर आगे डिटेल में बताऊंगा आपको मैं। दूसरी बात, ये एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम द्वारा इलेक्शन होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हर एक वोट की वैल्यू बराबर नहीं है, बल्कि यहाँ पर हर एक वोट देने वाला व्यक्ति एक अनुपातिक रूप में
कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके वोट की वैल्यू मानी जाएगी। और सबसे खास बात, ये जो वोट दिया जाएगा, इट विल बी ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, बट अदरवाइज बता दूं कि यहाँ जो वोट दिया जाता है वो वोट औरों को भी ट्रांसफर किया जाता है। और कैसे किया जाए हम आगे बात करने जा रहे हैं इसके बारे में। और दोस्तों, ये सीक्रेट बैलेट, जैसे कि आप सब जानते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, जब व्हिप जारी कर देती है एक पार्टी, तो उस पार्टी के सदस्य किसी और को वोट नहीं दे सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के केस में ऐसा नहीं होता है, ये सीक्रेट बैलेट द्वारा होता है। कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति किसी भी कैंडिडेट को अपना वोट दे सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जरा और डिटेल में हम इसको समझते हैं कि जब मैंने कहा कि यूनियन के जो वोट्स होंगे जो उसकी वैल्यू होगी, और जो स्टेट्स होंगे उनके वोट्स की जो वैल्यू होगी वो दोनों बराबर होंगी, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका साधारण सा मतलब है कि हमारे जितने भी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनके वोट्स की जितनी वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, जितने हमारे देश में एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि विधायक जितने भी हैं, उनकी जितनी वोट की वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें केंद्र को और सभी राज्यों को बराबर का हक दिया गया है। अब दोस्तों, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जब हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ वोट्स, तो इसका मतलब हर एक एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग होगी। हम एक एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे जानेंगे, उसके लिए आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। तो दोस्तों, एक एमएलए की वोट की वैल्यू होती है जिस स्टेट का वो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक है, उस स्टेट की, उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, उसको हम भाग करते हैं वहां के टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, ध्यान रखना मैं निर्वाचित सदस्यों की बात कर रहा हूं, और इसको अगेन हम भाग करेंगे 1000 से, 1000 से। तो दोस्तों, इस तरह से हम एक एमएलए की, एक स्टेट की वैल्यू जान सकते हैं जो वोट देगा राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज के रूप में। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमारा जो एक उत्तर प्रदेश का एक एमएलए होगा, उसकी वोट की वैल्यू क्या होगी। तो उत्तर प्रदेश की दोस्तों जो जनसंख्या थी, मैं बात की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो जनसंख्या सेंसस मानी जाती है वो 1971 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना, उसी को आधार माना गया है। और अभी तक 2026 तक ये चलेगा हमारा, उसके बाद आधार को बदला जा सकता है। तो उस 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो थी वो थी 8,38,48,797। इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, जो हमारे उत्तर प्रदेश के नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज हैं, यानी कि 403, और इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे 1000 से। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू होती है वो होती है 208। इसका मतलब क्या है, जब एक उत्तर प्रदेश का विधायक राष्ट्रपति के लिए अपना वोट देता है, जिस कैंडिडेट के फेवर में अपना वोट देगा, उस कैंडिडेट को एक वोट नहीं बल्कि 208 वोट मिलेंगे। समझे दोस्तों, ये बड़ा थोड़ा सा टिपिकल सा है, तो इसको अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत आसान है अदरवाइज समझना। और ऐसे ही हर एक राज्य की अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग वहां पे इलेक्टेड नंबर ऑफ एमएलएज होते हैं। और मैं बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा की, तो लगभग वहां के एक एमएलए की वोट की वैल्यू होती है 112। राजस्थान की बात करूं तो वहां की 129, दिल्ली की बात करूं तो 58, और हमारे इंडिया में अगर सबसे कम किसी एमएलए की वैल्यू मानी जाती है तो वो है सिक्किम की, क्योंकि वहां जनसंख्या बहुत कम है। तो एक तरह से वहां का एक जो विधायक है कम जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसकी वोट की वैल्यू कम मानी जाती है। दोस्तों, इस तरह से आपको पता चल गया कि एक एमएलए की वैल्यू वोट की कैसे काउंट की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों एमपी की वोट की वैल्यू। हमारे जो पूरे देश के सारे एमएलएज हैं, उनको नंबर ऑफ एमएलएज मल्टीप्लाइड बाय देयर प्रोपोर्शनल वैल्यूज जो वोट की हैं, उसको टोटल किया जाए तो हमारे सभी एमएलएज पूरे इंडिया के जो हैं, उनकी टोटल वोट्स की वैल्यू जो आती है वो है 5,49,495। अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो डाटा है 1971 के सेंसस को आधार मान के चलता है, और अभी वही चल रहा है हमारा। अब जब बात करते हैं एमएलएज की तो पता चल गया टोटल वैल्यू। अब बात करते हैं एमपीज की, तो आपको जैसे मैंने बताया था कि यूनियन
कि जितने भी एमपीज होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे, उनकी वैल्यू और सभी राज्यों के एमएलए की वैल्यू बराबर होगी। तो इस तरह से हम टोटल वैल्यू जो एमएलए की आई है उसको अगर हम नंबर ऑफ एमपीज, हमारे देश में राज्यसभा और लोकसभा में जितने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनसे डिवाइड कर दें, यानी कि कितने आप जानते होंगे हमारे लोकसभा में 543 सदस्य हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। वैसे आपकी जानकारी बता दूं, हमारे संविधान में जो बताया गया वो है 552 जिसमें 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं, एंग्लो इंडियंस, जो कि 2020 से खत्म कर दिया गया है, और 7 सीट हम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको रिक्त छोड़ा गया है। तो 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जब मैं राज्यसभा की बात करता हूं तो राज्यसभा में आप जानते होंगे 250 सदस्यों की संख्या रखी गई है, लेकिन उसमें 12 सदस्य कौन से होते हैं, जिनको हमारे राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट, अपने अपने फील्ड के। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं, हमारे राज्यसभा के एक सदस्य थे सचिन तेंदुलकर जी, आज मैरी कॉम भी हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, ये सब नॉमिनेटेड मेंबर हैं, लेकिन इनको हमारे इलेक्टरल कॉलेज में नहीं गिना जाता है। तो 250 में से 12 अगर वोट आ दोगे तो 238 बाकी बचेंगे। इसमें से भी 5 सीट हमने अभी इस्तेमाल नहीं की हैं, तो टोटल राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो आते हैं 233, यानी 543 प्लस 233 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 776। इस तरह से टोटल वैल्यू जो एमएलए की थी उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एमपी से, तो एक एमपी के वोट की वैल्यू आ जाएगी 708। तो टोटल वैल्यू जो हमारे एमपी की हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 708, और टोटल 776 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, तो ये टोटल बनेगी 5,49,408। अब दोस्त बात करते हैं, इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का होगा उसमें जो टोटल वोट की वैल्यूज होगी, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, एमएलए की वैल्यू को और एमपीज की वैल्यू को, तो ये बनती है 10,98,903। और दोस्तों एक कैंडिडेट को राष्ट्रपति के रूप में विनर डिक्लेयर करने के लिए टोटल वैल्यू का 50% प्लस 1 वोट होना अनिवार्य है, जिसको कोटा बोलते हैं। अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं, वो लोग ये मानते हैं कि शायद 51%। दोस्तों 51% अगर एक कैंडिडेट को मिलेंगे तो दूसरे को कितने मिलने चाहिए, दूसरा अगर मान लो 2 ही प्रतिद्वंदी हैं तो दूसरे के पास जाएंगे 49%, यानी कि 2% का अंतर रहेगा बीच में। यहाँ 2% का नहीं, केवल 1 वोट का अंतर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, टोटल वैल्यू का 50% यानी कि आधा प्लस 1 वोट, तो ये दोस्तों वैल्यू आती है 5,49,452, यानी कि एक राष्ट्रपति के लिए इतने वोट पाना जरूरी है, तभी वो विनर डिक्लेयर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। सबसे खास बात, जैसे आप सब जानते होंगे, हम जब वोट देने जाते हैं तो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, हम उस सभी कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट जो हमारा पसंदीदा होता है, जो हमारी प्रेफरेंस होती है, हम उसके लिए बटन प्रेस करते हैं। अगर ईवीएम मशीन द्वारा इलेक्शन हो रहे हैं तो हम उसके लिए बटन प्रेस करते हैं, बाकी के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। और अगर मैं बात करूं बैलेट पेपर द्वारा, तो बैलेट पेपर भी आप देखेंगे तो हम एक कैंडिडेट के सामने स्टैंप लगाते हैं, यानी कि हमने उसको वोट दे दिया, बाकी के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं तो यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर जितने भी कैंडिडेट होंगे प्रेसिडेंट के लिए, उन सबको वोट दिया जाएगा। किस आधार पे, प्राथमिकता के आधार पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सामने एक डाटा बनाया, आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि 4 कैंडिडेट आपस में प्रतिद्वंदी हैं, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, कैंडिडेट डी। तो जब एक वोटर वोट देता है तो वो केवल अगर बी को अपना प्रतिनिधि, अपना पसंदीदा कैंडिडेट मानता है, तो ऐसा नहीं कि वो केवल बी के लिए वोट करेगा, नो, वो वोट करेगा सभी के लिए। सभी का मतलब क्या है कि कैंडिडेट जो बी है वो तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन केवल फर्स्ट प्रेफरेंस को वोट देना नहीं है, या सभी को प्रेफरेंस के आधार पे। जैसे इस केस में देखेंगे तो पहला जो
वोटर है वन, वो MP या MLA कोई भी हो सकता है, तो उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस तो बोल दिया B को, सेकंड प्रेफरेंस बोला उन्होंने A, थर्ड प्रेफरेंस बोला D, फोर्थ प्रेफरेंस कैंडिडेट C। इस तरह से वो अपनी प्राथमिकता बताएंगे कि सबसे पहले वो चाहते हैं कि B बने, और बाई चांस वो इलेक्टेड नहीं घोषित किए जाते तो उनकी सेकंड प्रेफरेंस A की होगी। इस तरह से वोटर नंबर 2 देखेंगे, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस A है, सेकंड प्रेफरेंस C है, इसी तरह से थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस अलग अलग, यानी कि एक कैंडिडेट जब वोट देगा तो एक वोटर जब वोट देगा तो केवल एक कैंडिडेट के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रपति के लिए जितने भी उम्मीदवार हैं सभी को प्राथमिकता के आधार पर अपना रैंक देगा। दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि एक राष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए एक मिनिमम कोटा 50% प्लस 1 का, वो कितना होना चाहिए? वो है दोस्तों 5,49,452। और मान लो पहली बार जब काउंटिंग हुई तो कैंडिडेट ए जो है उनको मिले 4,50,000, 4.5 लाख वोट। और दोस्तों आप ये देखेंगे तो जो मिनिमम कोटा है 50% प्लस 1 वाला उससे कम है ये। सेकंड कैंडिडेट की बात करें तो उनको मिले 2,50,000, कैंडिडेट सी को मिले 1,25,000 और कैंडिडेट बी को मिले 2,73,902। टोटल इनकी वैल्यू देखेंगे तो ये 10,98,903 ही आएगी। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया मैंने फॉर एग्जांपल। लेकिन यहां पर एक चीज देखने वाली बात है कि कोटा मिनिमम कितना है? 5,49,000 समथिंग। लेकिन यहां पर 5,49,000 किसी इकलौते कैंडिडेट के नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी कैंडिडेट विनर नहीं बनेगा। इसलिए इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जिस कैंडिडेट के सबसे कम वोट हैं उसको बीच में से हटा दिया जाएगा और जिन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस उनको बोला था, सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी उनकी और वो वोट सेकंड प्रेफरेंस वालों को चला जाएगा। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो कैंडिडेट सी आप देख रहे हैं यहां पर जिनको केवल 1,25,000 वोट मिले हैं, यानी कि सबसे कम वोट। तो यहां पर क्या होगा, हम कैंडिडेट सी को बीच में से हटा देंगे और कैंडिडेट सी को जो वोट मिले हैं 1,25,000 ये बाकी तीनों कैंडिडेट्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब इसको एक तरह से डिवाइड करके दे लेते हैं। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल है मैं आपको दे रहा हूं, तो जैसे मान लो 1,25,000 वोट्स को बाकी तीनों में बांटा, तो जिन्होंने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस कहा था उसमें से 30,000 लोगों ने कैंडिडेट ए को अपनी सेकंड प्रेफरेंस बताया, तो 30,000 वोट कैंडिडेट ए को चले जाएंगे। 50,000 लोगों ने जिन्होंने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी अपनी सेकंड प्रेफरेंस बी को माना था उन्होंने, तो 50,000 वोट बी को चले जाएंगे। और 45,000 कैंडिडेट्स जिन्होंने कैंडिडेट सी को अपनी पहली प्राथमिकता बताया था उनकी जो दूसरी प्राथमिकता थी वो थी कैंडिडेट डी, तो 45,000 वोट्स कैंडिडेट डी को चले जाएंगे। और टोटल निकालेंगे दोस्तों फिर अगेन, तो यहाँ पे कैंडिडेट ए के वोट्स टोटल हुए 4,80,000, कैंडिडेट बी के हुए 3 लाख, कैंडिडेट डी के हुए 3,18,902, कैंडिडेट सी को बीच में से हटा दिया गया। लेकिन यहां पर फिर एक चीज देखेंगे आप कि जो 5,49,452 जो मिनिमम कोटा था एक प्रेसिडेंट के लिए निर्वाचित माना जाने के लिए, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ, यानी कि अभी भी कोई भी एक कैंडिडेट क्लियर विनर नहीं है। तो यहां पे फिर जिसके सबसे कम है उनके वोट्स को अगेन हटा दिया जाएगा और उसके जो नेक्स्ट प्रेफरेंस है वो ए हो या डी हो। जैसे यहां पर देखेंगे कैंडिडेट बी के 3 लाख हैं, इन तीनों कैंडिडेट में सबसे कम है, तो यहां पे कैंडिडेट बी को भी हटा दिया जाएगा और ये 3 लाख वोट जो कैंडिडेट बी के पास हैं ये बाकी दोनों कैंडिडेट ए और कैंडिडेट डी को बढ़ जाएंगे। अब यहां पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 लाख वोट में से 50,000 वोट तो चले गए कैंडिडेट ए को और 2,50,000 चले गए कैंडिडेट डी को, तो टोटल जो कैंडिडेट ए के बनेंगे वोट्स वो होंगे 5,30,000। लेकिन ये अगेन आप देख रहे हैं 5,30,000 जो है ये जो मिनिमम कोटा है उससे कम है अभी भी। लेकिन जो कैंडिडेट डी है यहां पर उनके टोटल वोट कितने बन रहे हैं? 5,68,903 जो कि मिनिमम कोटा से ऊपर चला जाता है। तो एक तरह से यहां पर जो हमारे कैंडिडेट विनर डिक्लेयर किए जाएंगे वो होंगे कैंडिडेट डी।
दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे पहली काउंटिंग में अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट ए सबसे आगे थे, लेकिन फाइनल जब रिजल्ट आया तो कैंडिडेट डी आगे निकल गए। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे बीच बीच में हम कैंडिडेट्स जो बीच में जिनके सबसे कम वोट थे उनके वोट्स को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, किनको, जो बाकी कैंडिडेट बीच में बचे हैं। तो इसलिए इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के रूप में माना गया। ये तरीका होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनका कार्यकाल क्या रहेगा, टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात आर्टिकल 56 में जो बात बताया गया कि हमारे जो राष्ट्रपति होंगे उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। ऑफ कोर्स अगर इस 5 साल के दौरान जो उनके उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर हैं, उनका इलेक्शन नहीं हो पाया किसी वजह से, तो वो 5 साल की अवधि के बाद भी उस पद तक बने रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, उनका उत्तराधिकारी के रूप में कोई आने लायक नहीं हो जाता। और दूसरी बात, उनको इम्पीचमेंट द्वारा हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट जिसको हम बोलते हैं महाभियोग के द्वारा। वो महाभियोग क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में, पूरी प्रोसेस के बारे में। और ऑफ कोर्स मैं एक वीडियो पहले भी प्रेसिडेंट के ऊपर बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति के पद को अक्सर कहा जाता है कि ये केवल नाम मात्र के मुख्य हैं, हमारे देश के नॉमिनल हेड हैं। हमारे देश का जो मेन चलाने का कार्यभार है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है। तो इस पद की आवश्यकता क्या है, तो मैं उसके ऊपर पहले एक वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने इसमें लिंक में डाल दीजिए। तो इम्पीचमेंट के ऊपर मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, उसका प्रोसेस बाद में जिक्र करेंगे हम। और अगर राष्ट्रपति चाहें तो वो अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, अपना पद त्याग भी सकते हैं। अब दोस्तों सबसे खास बात, जब मैं रेजिग्नेशन की बात कर रहा हूं तो दोस्तों हर इंसान जब भी कोई अपना त्याग पत्र देता है, इस्तीफा देता है, तो अपने से ऊपर वाले पदाधिकारी को देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, ये तो हमारे देश का सर्वोच्च पद है, इसके ऊपर कोई पद है ही नहीं। और तो ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, बड़ा स्ट्रेंज क्वेश्चन है। प्लीज आप चाहें तो तुरंत जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आप अपने आप का अपना लेवल चेक कर सकते हैं, आप कितने नॉलेज रखते हैं या आपका गैस कितना ठीक है। दोस्तों यस, इसका जवाब है प्रेसिडेंट जब अपना रेजिग्नेशन देंगे तो वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट उनके बाद जब तक नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता, अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। इसलिए उनके तुरंत जाते ही, क्योंकि इस पद को कभी खाली नहीं रखा जाता, उनके तुरंत हटते ही वहां से हमारे वाइस प्रेसिडेंट उस पद को लेंगे। और ऑफ कोर्स अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उसके बाद, और मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है मौजूद, तो आप जानते होंगे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। और किसी वजह से मान लो वो भी उस वक्त पद में नहीं है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। अब दोस्तों आर्टिकल 57 एक और खास बात कहता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो कितनी भी बार फिर से निर्वाचित किए जा सकते हैं, उनका री इलेक्शन कितनी भी बार हो सकता है। जैसे कि आप जानते होंगे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका इलेक्शन मैक्सिमम 2 बार वो पद संभाल सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रपति चाहे तो कितनी भी बार इलेक्शन में वापस आ सकते हैं, इलेक्शन द्वारा चुन के राष्ट्रपति फिर से बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे जो प्रेसिडेंट होंगे उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। सबसे खास बात, पहली बात, हमारे देश का नागरिक होना चाहिए उनको। कोई एक विदेशी व्यक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पे पीठासीन नहीं हो सकता। दूसरी बात, कम से कम 35 इयर्स की एज कंप्लीट कर ली उन्होंने, और उनके लिए लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके पास। इसका मतलब क्या है कि उनका किसी न किसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में एज ए वोटर रजिस्टर होना जरूरी है, और उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में किसी जगह पर वो सैलरी ले रहे हैं तो नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स अगर वो प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं या कोई मिनिस्टर हैं तो इसको लाभ का पद नहीं माना जाता है, तो वो हमारे देश के राष्ट्रपति चुने जाने के रूप में योग्य हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। हमारा देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, इनको किसके जैसा माना जाता है? अब किसके जैसे जो मैं पूछ रहा हूं, इसका मतलब क्या है दोस्तों? एक हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनके जैसा ज्यादा माना जाता है, या इंग्लैंड के जो क्राउन है यानी कि किंग या क्वीन, तो हमारे देश के राष्ट्रपति का पद ज्यादा किससे मिलता है? ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, बैठ के इसके ऊपर स्टडी करिए। और आपने अगर लास्ट तक वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी इसके बारे में, और आने वाले टाइम में और बहुत वीडियोस बनाने वाला हूँ इसके ऊपर। तो प्लीज़ हो सके तो कमेंट जरूर दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा, मैं और वीडियो ऐसी लाता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।